जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एक एसआर इशू किया है, एसआर नंबर 1213/2025। कल की डेट में इसको इशू किया गया है। इसमें एफबीआर ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है रिटर्न फाइलिंग के लिए। वो फॉर्म अवेलेबल है फॉर इंडिविजुअल्स, सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स। एक सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसपे उनकी स्टेटमेंट थी कि इस फॉर्म के आने के बाद आपको लॉयर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अब इस फॉर्म के अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी ये आईआरएस के ऊपर इसको लाइव नहीं किया गया, सिंपल एक एसआरओ का पार्ट बनाया गया और एक ड्राफ्ट इशू किया गया है। इस ड्राफ्ट को 7 डेज तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, डिफरेंट कमेंट्स रिसीव होंगे, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा ऑन आईआरएस। अब इस फॉर्म में क्या डिटेल्स अवेलेबल है, एफबीआर आपसे क्या इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है जो कि एफबीआर ऑलरेडी अपने पास होल्ड कर रहा है और वो आपको बता रहा है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आपके नाम पे अवेलेबल है, अगर आपकी इससे ज्यादा कोई डिटेल्स है तो वो मुझे आप प्रोवाइड करें। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो आपको सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बता रहा है कि उसके मुताबिक एफबीआर आपको बता रहा है कि मेरे मुताबिक आप इन इन जगहों से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो। यहाँ पे वो बता रहा है आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड सोर्सेज बिलो। इफ यू रिसीव्ड इनकम फ्रॉम एनी एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज सेलेक्ट देम एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। जिन आइटम्स के ऊपर, जिन टैब्स के ऊपर टिक मार्क हुआ हुआ है, इसका मतलब यह है कि एफबीआर के पास आपके नाम पे डाटा वहां पहुंचा हुआ है और आपके नाम पे टैक्स जमा हुआ है, तभी जाके एफबीआर को इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। तो आप यहाँ पे अपने सोर्स ऑफ इनकम को मिनिमम ये तो लाजमी रखेंगे, इसके अलावा कोई एडिशनल है तो वो उसको आप बता देंगे। फर्स्ट टैब में आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना इनकम सोर्स वेरीफाई करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप चेंज करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले आपने अपनी सैलरी डिटेल देनी है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा सैलरी इंडिविजुअल के लिए। सैलरी डिटेल में वो आपको बता रहा है कि मैंने आपको प्री फिल्ड डाटा एंटर कर दिया है जो मेरे पास आपके नाम पे डाटा अवेलेबल है। यहां पे आपके पास एडिट की ऑप्शन होगी, अपने एम्प्लॉयर का नाम, ग्रॉस सैलरी, ट्रांसपोर्ट या मोनेटाइजेशन बेनिफिट को या को मिला हुआ टैक्स डिडक्टेड कितना, आपका टैक्स डिडक्शन पूरे साल में, सैलरी अलाउंस एग्जाम फ्रॉम टैक्स कितना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एनुअल बेसिस पे पूरे सालाना जो नंबर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। जो आपके पे स्लिप पे ऊपर यहाँ पर टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट है वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेप पे आप आएंगे तो अपने पेंशन की डिटेल देंगे। अगर आपको पेंशन नहीं मिली तो फिर आप इस स्टेप को इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज आप इस स्टेप को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे भी वो आपको ये बता रहा है कि अपनी पेंशन की डिटेल एंटर करें। ये प्री फिल डाटा नहीं होगा क्योंकि विद जो पेंशन है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं करता, रिटर्न के साथ टैक्स जमा करवाते हैं, तो यहाँ पे डिटेल एफबीआर के पास मौजूद नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है जी योर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्लीज एंटर डिटेल्स ऑफ योर रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2025। आगे आपने रेंट लिखना है फ्रॉम प्रॉपर्टी, रिपेयर मेंटेनेंस अलाउंस को आपको मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट। जो आपको आपके सेविंग अकाउंट पे या आपको कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है टर्म डिपॉजिट, तो उसके ऊपर आपको क्या इनकम जनरेट हो रही है। तो एफबीआर कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, प्री फिल्ड डिटेल्स आपको मैं दे रहा हूं। आपके बैंक अकाउंट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप मुझे अपने प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो आप कंफर्म करो। मिनिमम इतनी अमाउंट तो आपको लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि ये एफबीआर के रिकॉर्ड में है। इसको आप कम ना करें, इसको आप ज्यादा करें, ताकि अगर आपके पास एक्चुअल डाटा ज्यादा है तो वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाए, अदरवाइज मिनिमम ये डाटा तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपकी डिविडेंड्स की डिटेल, अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डिविडेंड इनकम आपको मिल रही होगी, उस पर टैक्स भी कटता है, तो वो भी एफबीआर के पास एज अ प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन डाटा अवेलेबल है। वो आपको सिर्फ बता रहा है कि मुझे आपके सारी चीजों का पता है, सिर्फ आपको अपना डाटा कंफर्म करना है ताकि आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकें। उसके बाद आपका विद होल्डिंग टैक्स का डाटा भी एफबीआर के पास अवेलेबल है, प्री फिल्ड डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो आपके नाम पे टैक्स जमा हुए, इसमें एडजस्टेबल टैक्स अलहदा से है, मिनिमम टैक्स अलहदा है, फाइनल टैक्स है, नीचे टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस आ जाता है। एडजस्टेबल टैक्स में आपकी सैलरी है, कैश विड्रॉल है, इसके अलावा आपके डिडक्टेड ऑन क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपका फोन इंटरनेट के ऊपर कोई टैक्स कट आपका विद होल्ड हुआ यहाँ पे जमा करवाया तो वो आप यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन कंफर्म करेंगे क्योंकि वो आपको प्री फिल्ड डाटा यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। मिनिमम टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन पेमेंट फॉर सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विसेज वगैरह दी हैं तो फिर उसके पे आपका मिनिमम टैक्स लगता है बीइंग एन इंडिविजुअल, वो आप यहाँ पे उसको बताएंगे। अगर होता है ना कि सैलरी इंडिविजुअल है वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहा है या कोई और पार्ट टाइम सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर उसका टैक्स विद होल्ड हो सकता है। फिक्स टैक्स में आपका बैंक अकाउंट का सेविंग का जो प्रॉफिट है उसका टैक्स है, डिविडेंड का टैक्स है, या आपका बिजली का बिल कोई उसके ऊपर आपको विद होल्डिंग टैक्स चार्ज जो है तो वो आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर करेंगे या कंफर्म करेंगे। लास्ट में
टैक्सेस और इनकम डिटेल के बाद कोई टैक्स क्रेडिट रिलीफ जिसको बोलते हैं डिडक्शन क्रेडिट्स, वो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि आप क्या फुल टाइम टीचर रिसर्चर हैं, तो आप इसको सिंपल यस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो टैक्स क्रेडिट अलाउ कर देगा खुद ही कैलकुलेट करके। ट्यूशन फी अगर आप बच्चों की पे कर रहे हैं तो आप यस करेंगे तो आगे फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की ट्यूशन फी की, वो आपको ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा। इसके बाद ज़कात की डिटेल देंगे और सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि एफबीआर डिमांड कर रहा है आपसे, री एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। एफबीआर कह रहा है कि मेरे पास प्रीवियसली ये वाले अकाउंट्स आपके प्रोफाइल में ऐड हुए हुए हैं, अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो अपने अकाउंट्स की डिटेल को री एंटर करें फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अब इसमें योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न, वो यहाँ पे आपको पिछले साल की डिटेल प्रोवाइड करेगा। और अगर आप री एंटर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अगली स्क्रीन पे यहाँ पे आपको अपना आईबीएन नंबर लिखना है, अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी बताना है। पहले एफबीआर ये इन्फॉर्मेशन आपसे अकाउंट डिटेल जहां ऐड करते हैं वहां नहीं मांगता, रिटर्न में आप उसको खुद से बताते हैं, लेकिन अब आपने जब अकाउंट ऐड करना है तो आपने क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2025 का उसको लाजमी बताना है। अब आप वो फॉर एग्जांपल अगले साल में किसी महीने में जाके अगर अपना अकाउंट डिक्लेयर करते हैं तब भी आपको 30 जून का बैलेंस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपने कोई बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है तो फिर अब यहाँ पे बैंक नेम, अकाउंट टाइटल और आईबीएन लिखेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको पूछ रहा है कि मेरे मुताबिक आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं या आपने डिक्लेयर की हुई हैं, अगर आप इनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी में कोई अगर नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है तो आप उसको यहाँ पे एंटर करें। उसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, उसका मेजरमेंट यूनिट है मतलब स्क्वायर फीट है, मरला है, कि जो भी उसका मेजरमेंट यूनिट है वो आप एंटर करेंगे। जितने भी आपने उसको डिक्लेयर करना है वो आप कॉस्ट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आप जाएंगे योर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ पे जो आपके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो आपको कह रहा है कि आप रिव्यू कर लो। मेरे मुताबिक ये आपका सारा डिटेल है जो कि कुछ डाटा उसने पिछली रिटर्न से उठाया, जैसे कैश इन हैंड का डाटा है उसने पिछली रिटर्न से उठाया होगा, आपके बैंक अकाउंट से उसने ऊपर से जो आपने ऐड की वो उसने अपडेट कर दी, मोटर व्हीकल्स आप चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल्स उसने अपडेट कर दी, इन्वेस्टमेंट्स में आपके बैंक अकाउंट बैलेंसेस हैं वो अपडेट हो गए। लेकिन जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, आपकी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो आप यहाँ पे उसको खुद से दिखलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोविडेंट फंड भी आता है, सैलरी रिटर्न है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर प्रोविडेंट फंड भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। प्रीशियस पोजेशन में गोल्ड आ जाएगा, सारे एसेट्स के बाद लायबिलिटीज की डिटेल है और नीचे आ जाता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का उसने फॉर्मूला भी बता दिया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म फिल करना है उसमें आपको एक प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट ट्रीट करवा सकते हैं एज पर लॉ। सेक्शन 7E का जो एक रेफरेंस है उसमें वो सेपरेट आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें अंडर सेक्शन 7E जिसको आप 7E के टैक्स से एग्जेम्प्ट करवाना चाह रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट ऊपर आपने अपडेट की है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, उसमें से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसको ऐड कर देंगे फॉर एग्जेम्पशन। इसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल देनी है कि सिलेक्ट एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉर एक्सक्लूजन, क्योंकि लॉ में एक प्रॉपर्टी तो वैसे एग्जाम्प्ट है, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पशन लिस्ट है जिसके मुताबिक आप अपनी प्रॉपर्टीज को एग्जाम्प्ट ट्रीट करवा सकते हैं। जैसे आपकी रेंटल इनकम अगर आ रही है तो वो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट होगी, अगर आप वहां बैठ के खुद बिजनेस करें तो प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट होगी, और डिफरेंट क्राइटेरिया उसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर डिटेल में बनाया हुआ है, यहाँ राइट कॉर्नर में उसको लिंक अटैच कर दी सेक्शन 7E का, वो आप लेक्चर एक दफा रिव्यू कर सकते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज के बाद आपके पास जो प्रॉपर्टीज बच जाएंगी उनकी आपने मार्केट वैल्यू बतानी है जो आपका 7E के लिए एलिजिबल है। अगर उनकी मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड करती है, मार्केट वैल्यू का मतलब है जो एफबीआर के मुताबिक रेट्स निकलते हैं। एफबीआर के मुताबिक रेट्स कैसे निकालते हैं उसका जो एक मेथड है वो भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, आप मेरे चैनल में जाके उसको विजिट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू बताएंगे और यहाँ पे बताएंगे कैलकुलेटेड टैक्स। अगर 25 मिलियन से मार्केट वैल्यू एक्सीड कर रही होगी आपके बाकी तमाम प्रॉपर्टीज की तो उस पर आपको 1% का टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट ट्रीट हो जाएगी। इसके बाद अगली जो विंडो आती है वो आती है आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन की। उसमें अब आपकी जो जितने पैसे आपके इनफ्लो आ रहे हैं, योर मनी कमिंग इनकम, मतलब है आपकी जो टोटल इनफ्लोज हैं, सबसे पहले आपकी उसमें इनकम आती है, फॉरेन रेमिटेंस आ जाती है, गिफ्ट कोई आपको मिला है, आपने कोई इनहेरिटेंस रिसीव की है, ये सारे आपके टोटल इनफ्लोज हैं। इनफ्लोज में से आपकी जो आउटफ्लोज है वो माइनस होंगे। आउटफ्लोज में आपका ऑटोमेटिकली जो एक फार्मूला वो बता रहा है कि मैंने अप्लाई किया जिसकी वजह से आपके आउटफ्लोज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स।
चेंज इन नेट एसेट्स का मतलब है कि ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स का जो डिफरेंस है वो तो उन दोनों का, इन दो आइटम्स का जो डिफरेंस है वो आपका आउटफ्लो कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑलरेडी बैलेंस्ड नंबर होगा। इसके मुताबिक आपकी जो रिटर्न है वो रिकनसाइल हो रही होगी। अगर रिकनसाइल नहीं होती, इसका मतलब है कि आपने कोई डिटेल ऊपर नीचे एंटर की है, उसको आपको रिव्यू करने की जरूरत है। इसके बाद आपको एक समरी वो दिखाएगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल कितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ या पे किया आपने, कितना आपका बैलेंस पेएबल है। उसके बाद आप अपनी रिटर्न की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग देनी है कि आई हेयर बैक अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस पेज इज ट्रू। इसके बाद आप अपनी रिटर्न को इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको वो एक डिटेल समरी प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपकी इनकम, आपकी टोटल इनकम का ब्रेकअप, उसके बाद टैक्सेबल इनकम, आपके जो टैक्स पेएबल है उसका ब्रेकअप होगा। उसके बाद अपनी कॉपी डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे जब आप वेरिफिकेशन कोड जो 6 डिजिट होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ही आपको रिटर्न फाइलिंग वो सबमिट करने देगा। इस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज एंटर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिसके नाम पे आईआरएस अकाउंट रजिस्टर हुआ हुआ है उस मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, वो आपको एंटर करना है, तो ही आपकी रिटर्न सबमिशन कंप्लीट होगी। एंटर जब आप कर देंगे कोड, उसके बाद आपको एक मैसेज जनरेट होकर आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है। और अगर आपको कोई रिफंड बनता होगा तो उसके लिए भी वो बता रहा है कि योर टैक्स रिफंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू योर बैंक अकाउंट। जो आपने बैंक अकाउंट अटैच किया होगा, जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा, उसमें अंदर अगर आपको कोई रिफंड क्रिएट होता है टैक्स रिटर्न में, वो ऑटोमेटिकली इस जो लैंग्वेज है इस डॉक्यूमेंट की वो पढ़ के ये लग रहा है कि ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि सैलरीड क्लास का सारा टैक्स विथहोल्ड हो जाता है। उसमें कोई भी वो ऐसी इनकम नहीं अर्न कर रहा होता जिसने वो बाद में जाकर टैक्स जमा करवाना है, इसलिए ये सारी इनकम ऑलरेडी टैक्स होती है। तो उसमें जो रिफंड क्रिएट होता है उसमें एफबीआर का रेवेन्यू लॉस जो रिस्क है वो बहुत लो है, इसलिए वो उसको ऑटोमेटिकली रिफंड के ऑप्शन दे रहा है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंड हो जाता है, जिसमें 2025 के लिए इसको कहा गया कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में यहाँ पे मेंशन्ड है कि 7 डेज का हमने टाइम दिया है फॉर ऑब्जर्वेशन, जो एक कह सकते हैं सजेशन हैं या कोई कमेंट्स हैं। उसके बाद अगर इसको चेंज किया जाएगा तो वो चेंज के साथ ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश कर दिया जाएगा, और उसके फौरन बाद ही आईआरएस के ऊपर आपका ये फॉर्म अवेलेबल होगा, इसमें आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सैलरीड क्लास या एक इंडिविजुअल क्लास, जिसके लिए एक नया फॉर्म एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करने का प्लान बना लिया है। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन के ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकर शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।